नमस्कार बच्चों, आज हम हाइड्रॉक्सी कार्बनिक यौगिक एल्कोहल के रासायनिक गुण में ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह विस्थापित होता है को देख रहे थे, जिसमें हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कैसे होती है इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा और भी जो इसके दूसरे मेंबर हैं हैलो एल्केन इसमें बनता है, उनके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। सबसे पहले PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एल्कोहल जब क्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड बनाता है। देखिए यहाँ यह है एथिल एल्कोहल और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लोराइड के इसमें 5 अणु हैं, उसमें से एक अणु इस एल्किल समूह से क्रिया करके C2H5Cl बनाएगा और इस क्लोराइड का दूसरा अणु इस हाइड्रोजन से क्रिया करके HCl बनाएगा और ये जो फास्फोरस है इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और बचा हुआ जो 3 क्लोराइड है इससे जुड़ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं ये है एथिल क्लोराइड। आपके लिए एक नया यौगिक, इसका नाम है फास्फोरस हाइपोक्लोराइड। और यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से करवाते हैं तब हम ये देखते हैं कि एथिल एल्कोहल बनता है, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड बनता है और HCl बनता है। इसके अलावा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी अभिक्रिया करता है एथिल एल्कोहल से। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, जब ये अभिक्रिया करेगा एथिल एल्कोहल से तो यहाँ पर भी एक क्लोराइड इस एल्किल समूह से अभिक्रिया करके C2H5Cl बनाएगा। इसमें हम 3 अणु लेंगे और साथ ही इस अभिक्रिया में हमें देखते हैं कि फास्फोरस अम्ल भी बनता है। फास्फोरस अम्ल बनेगा और फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO3। ये है फास्फोरस अम्ल। एक बार फिर से देखिएगा, 3 अणु एथिल एल्कोहल का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड के 3 अणु बनते हैं, साथ ही फास्फोरस अम्ल बनता है। इस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अलावा इसके जो दूसरे मेंबर हैं, दूसरे सदस्य हैं, वो भी इसी तरह से ही क्रिया करेंगे जैसे हम लेते हैं C2H5OH और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। इस अभिक्रिया में भी 3 एल्किल समूह ये जो हाइड्रॉक्सी समूह है उसको 3
ब्रोमाइड प्रतिस्थापित करेंगे और फास्फोरिक अम्ल बनेगा। एथिल ब्रोमाइड के 3 अणु बन रहे हैं और इस अभिक्रिया में भी फास्फोरस एसिड बन रहा है। एक तीसरा मेंबर इसमें देखिएगा, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। 3 अणु एथिल एल्कोहल के और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर भी आयोडाइड के 3 अणु इस हाइड्रॉक्सिल समूह को प्रतिस्थापित करेंगे और 3 अणु बनेगा C2H5I, अर्थात आयोडोएथेन के 3 अणु बनेंगे। इसमें भी फास्फोरस अम्ल बनेगा। इस तरह से ये पूरी अभिक्रिया है जो फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करता है एल्कोहल, जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया होती है तो एथिल क्लोराइड बनता है और फास्फोरस हाइपोक्लोराइड बना। साथ ही आपने देखा HCl के अणु भी बाहर निकलते हैं। इसी तरह से जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्रिया करता है एथिल एल्कोहल से तो एथिल क्लोराइड बनता है, फास्फोरस एसिड बनता है और इसके जो अन्य सदस्य हैं जैसे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड है, ये भी अभिक्रिया करके यदि हमने इसमें ब्रोमाइड लिया तो एथिल ब्रोमाइड बना रहा है, यहाँ पर आयोडोएथेन बन रहा है और फास्फोरस अम्ल बन रहा है। तो इस तरह से हमने ये अभिक्रिया देखी, किंतु इन अभिक्रियाओं में ये पहला जो रिएक्शन है जिसमें कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अभिक्रिया किया है और इधर नीचे देख रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। तो ये जो नीचे के 3 मेंबर हैं ये उतनी अधिक मात्रा में उत्पाद नहीं दे पाते जितनी अधिक मात्रा में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपको एथिल क्लोराइड देगा। इस तरह से ये अभिक्रिया इनकी तुलना में ज़्यादा उत्पाद देता है। इसके पश्चात अगली अभिक्रिया देखेंगे। अगली अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से होगी और थायोनिल क्लोराइड जब एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो हम देखते हैं क्लोरोएथेन बनता है। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड जिसका सूत्र है SOCl2 और यह भी क्रिया करेगा एथिल एल्कोहल से। तो एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करके ये जो थायोनिल क्लोराइड है सबसे पहले एल्किल मूलक एक हाइड्रोजन को इसमें प्रतिस्थापित करेगा और ये बनाएगा क्लोरोएथेन। ये देखिए इस अभिक्रिया में क्लोरोएथेन बन रहा है और इसमें उत्प्रेरक के रूप में पिरिडीन लेंगे। यदि आप पिरिडीन नहीं लेते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। देखिए इसके पश्चात ये जो हाइड्रोजन है इस क्लोराइड के साथ क्रिया करके HCl बनाएगा और ये जो ऑक्सीजन है सल्फर मोनोऑक्साइड ये अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और HCl वाष्पशील अवस्था में प्राप्त होते हैं।
वाष्पशील अवस्था में प्राप्त होते हैं और ये वाष्प बन के उड़ जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया में हमको 100% शुद्ध क्लोरोएथेन प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखिएगा, थायोनील क्लोराइड एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हम ये देखते हैं कि इसका एक क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HCl बनाता है, सल्फर मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, दोनों वाष्पशील अवस्था में हैं। और एक क्लोरीन इस एल्किल समूह से अभिक्रिया करके क्लोरोएथेन बनाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये अपने आयनों में इस तरह से टूटते, इसमें प्लस आयन आएगा, इसमें माइनस आयन आएगा और इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से जुड़ करके ये अभिक्रिया होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं अमोनिया से क्रिया। आप सभी जानते हैं अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया से क्रिया और अमोनिया का सूत्र है NH3। तो देखिए, एथिल एल्कोहल यह अभिक्रिया कर रहा है NH3। इस NH3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये अमोनिया है, ये है एथिल एल्कोहल और ये अमोनिया, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और इसके लिए उत्प्रेरक लगेगा निर्जल जिंक क्लोराइड। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से जब एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करेगा तो इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ एल्किल समूह इस एमीन समूह से जुड़कर एथिल एमीन बनाएगा। ये बन रहा है एथिल एमीन। एथिल एमीन बनने के बाद ये पानी के अणु बाहर निकल जाते हैं इसमें। फिर से देखिए, अमोनिया से क्रिया, एथिल एल्कोहल अमोनिया से जब क्रिया करता है तो अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रॉक्साइड समूह अभिक्रिया करके पानी बनाता है और जो एमीन समूह है इस एल्किल समूह से जुड़कर एथिल एमीन बनाता है। अब ये जो अमोनिया है ये जब निर्जल एल्यूमिना थोरिया के साथ अभिक्रिया करता है, एल्यूमिना या थोरिया के साथ अभिक्रिया करता है 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको सबात्ते विधि कहते हैं। तो अमोनिया सबात्ते विधि से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिएगा। सबात्ते नाम के वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया को बताया होगा, इसलिए इसको सबात्ते विधि कहा जाता है। जब सबात्ते विधि से अमोनिया अभिक्रिया करता है यहाँ भी हम हाइड्रोजन के अणु को इस तरह से तोड़ देते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें उत्प्रेरक के रूप में या तो एल्यूमिना लेंगे या थोरिया लेंगे और ताप 350 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस अभिक्रिया में भी पानी के अणु बाहर निकल रहे हैं और हमें एथिल एमीन प्राप्त हो रहा है।
ये प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन, और पानी बन रहा है। अब हम यदि एथिल एल्कोहल के 2 अणु लेते हैं, और अमोनिया से क्रिया करवाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें पानी के 2 अणु बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, हम एथिल एल्कोहल के 2 अणु लिए और अमोनिया का जो 2 हाइड्रोजन है इस हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जोड़कर पानी बना रहा है, और इसमें भी उत्प्रेरक के रूप में हमने एल्यूमिना या थोरिया लिया और 350 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म किया, तो हमें सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा। ये एल्किल समूह ये सेकेंडरी एमीन इसमें बन रहा है और पानी के 2 अणु बाहर निकल रहे हैं। अब हम यदि यहाँ पर एथिल एल्कोहल के 3 अणु लेते हैं, एथिल एमीन के 3 अणु लेते हैं, एथिल एल्कोहल के 3 अणु लेते हैं और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अमोनिया से। इसको उल्टा लिख देते हैं, पानी का 3 अणु इसमें बाहर निकलता है। इसमें भी उत्प्रेरक के रूप में हमने एल्यूमिना, थोरिया दोनों में से एक लिया और 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। हम देखते हैं कि हमको टर्सरी एमीन प्राप्त हो रहा है और पानी के 3 अणु बाहर निकल रहे हैं। सबात्य विधि में इस तरह से हम देखते हैं, जब अमोनिया से क्रिया होती है तो हमको प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, तीनों प्रकार के एमीन हमको प्राप्त हो रहे हैं। पानी का अणु प्राथमिक एमीन में 1 अणु निकल रहा है और सेकेंडरी एमीन में 2 अणु और टर्सरी या तृतीयक एमीन में 3 अणु पानी के निकल रहे हैं, यहाँ जो बन रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ भी हमने एथिल एल्कोहल का 1 अणु लिया, इसमें 2 अणु लिया और जब 3 अणु लेते हैं तो हमको टर्सरी एमीन प्राप्त होता है। बस सबात्य विधि में शर्त यह है कि उत्प्रेरक हमको एल्यूमिना या थोरिया लेना है और 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। और सामान्य अमोनिया की क्रिया जब हम थोड़ी देर पहले हमने कराया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमको केवल प्राइमरी एमीन प्राप्त हुआ। बाहर तो नहीं हुई। अब हम ऐसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं।
कि जो एल्कोहल है उसमें जो ऑक्सीजन परमाणु पाया जाता है जिसमें 2 असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, अर्थात अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, और ये असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म खनिज अम्ल से क्रिया करते हैं। तो देखिएगा, खनिज अम्ल से क्रिया, खनिज अम्ल से जब ये एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु क्रिया करते हैं तो खनिज अम्ल से ये प्रोटॉन को प्राप्त करते हैं और ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। उदाहरण देखिएगा, मेथिल एल्कोहल अभिक्रिया करता है HCl से, खनिज अम्ल है ये HCl, और इस अभिक्रिया में ये जो खनिज अम्ल है एक प्रोटॉन एल्कोहल को दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन उस प्रोटॉन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाता है और ये ऑक्सोनियम आयन बनाता है CH3। इन्होंने इस खनिज अम्ल से प्रोटॉन को ग्रहण किया, इसमें प्लस चार्ज आया और ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ गए। इस तरह से हमें जब हम मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया खनिज अम्ल से कराया तो ऑक्सोनियम आयन प्राप्त हुआ। मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड आयन। यहाँ हमें जो मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड आयन प्राप्त हो रहा है ये विलयन अवस्था में प्राप्त हो रहा है। इसलिए कभी भी जब हम मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड आयन प्राप्त करते हैं तो शुद्ध क्रिस्टल इसका प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये विलयन के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे जिसमें संपूर्ण अणु एल्कोहल का भाग लेता है। अर्थात एल्किल मूलक भी इसमें भाग लेगा और हाइड्रॉक्सिल समूह भी भाग लेगा, और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं प्रायः विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं। विलोपन अभिक्रिया होती है, बस इसमें विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक भाग लेते हैं, जैसे कि यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भाग उत्प्रेरक के रूप में हम उपयोग करेंगे। इसी तरह से बोरिक अम्ल भी कर सकते हैं, एल्यूमिना और फास्फोरस अम्ल को हम उत्प्रेरक के रूप में विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग में लाएंगे और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न पदार्थ हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अर्थात पानी के अणु का बाहर निकलना। निर्जलीकरण की क्रिया हम सबसे पहले 110 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं। 110 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करेगा सांद्र H2SO4 से। सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया हो रही है इसमें, और
110 डिग्री सेल्सियस हमने इसका ताप लिया है और जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन के अणु इस तरह से टूटते हैं और पानी का अणु इसमें बाहर निकल जाता है और हमें एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये पानी का अणु इसमें बाहर निकल रहा है। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के हम 2 अणु लेंगे। और इनकी आपस में जब अभिक्रिया होती है तो देखिएगा H2SO4 फिर से बन जाता है यहाँ। और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है डाईएथिल सल्फेट। डाईएथिल सल्फेट हमको प्राप्त हुआ और सल्फ्यूरिक अम्ल हमको पुनः प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके पानी बनाता है और जो इंटरमीडिएट या माध्यमिक विलयन बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। और बने हुए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम फिर से आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस तक, तब हम ये देखते हैं कि डाईएथिल सल्फेट प्राप्त होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से अलग हो जाता है। अब इसी अभिक्रिया को हम ये देखते हैं कि जो एथिल अल्कोहल है उसे हम गर्म करते हैं 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको हम अधिक मात्रा में लेते हैं, तब क्या होगा? एथिल अल्कोहल है, मैंने इसे तोड़ के लिखा है और इसको हम आयनों के रूप में लिखें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये अब इस एथिल अल्कोहल को हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, किंतु ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है वो अधिक मात्रा में लेंगे, अधिक में लेंगे। तब हम ये देखते हैं कि इसमें ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस संरचना को, पानी का अणु इसमें बाहर निकल जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका नाम हो जाएगा एथिलीन। ये हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है ये है एथिलीन। फिर से निर्जलीकरण की क्रिया में जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अधिक मात्रा में सांद्र H2SO4 लेकर
करवाते हैं और ताप रखते हैं 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको जो उत्पाद प्राप्त होता है एथिलीन और साथ ही पानी के अणु इसमें बाहर निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि 140 डिग्री सेल्सियस पर निर्जलीकरण करवाएंगे तब क्या होगा। 140 डिग्री सेल्सियस पर जब हम अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल लेते हैं और अभिक्रिया करवाएंगे तब हम ये देखते हैं कि हमको एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कि मैंने अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल लिया और इसमें जो ताप लिया है 140 डिग्री सेल्सियस, और मैंने इसमें उल्टा लिख दिया है एथिल एल्कोहल को। अब इसमें पानी के अणु बाहर निकलेंगे। ये पानी का अणु बाहर निकल गया। अब देखिए हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। इसका नाम है डाईएथिल ईथर। इस तरह से हमने 3 परिस्थितियां देखी। जब हम 110 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल को गर्म करते हैं तो हमको हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो था एथिल डाईएथिल सल्फेट। और जब हमने 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच जब एथिल एल्कोहल को गर्म किया, सांद्र H2SO4 की अधिकता में हमको एथिलीन मिला। और जब हम 140 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल की अधिकता में जब हमने निर्जलीकरण करवाया तो पानी के अणु प्राप्त हुए और हमें डाईएथिल ईथर मिला। इस तरह से हमने अभी प्राइमरी एल्कोहल की बात की। हमको यदि सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल की अभिक्रिया करवानी हो तो उसके लिए हमें सैड-जेप का नियम फॉलो करना पड़ता है। और जो सैड-जेप का नियम फॉलो होता है वो सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के लिए होता है, जिसमें हम निर्जलीकरण की क्रिया करते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। और तनु H2SO4 को हम एथिल एल्कोहल के साथ जिस अनुपात में लेते हैं वो 1:1 होता है। और निर्जलीकरण की जो क्रिया होती है उसका हम क्रम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टर्सरी एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है उसमें होता है अभिक्रिया का क्रम तृतीयक एल्कोहल, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल, और निर्जलीकरण की क्रिया सबसे कम होती है प्राथमिक एल्कोहल में। अब हम देखेंगे सेकेंडरी या जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं उनका जब हम निर्जलीकरण करेंगे तो एक उदाहरण लेते हैं 2-ब्यूटेनॉल। ये आपने अभिक्रिया का क्रम देखा, सबसे ज़्यादा तृतीयक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर प्राथमिक एल्कोहल। अब देखते हैं सैड-जेप का नियम। सैड-जेप का नियम जो एल्कोहल के निर्जलीकरण में हाइड्रोजन
जिस कार्बन से निकलता है, ऐसे कार्बन से निकलता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। इसे सैड-जेप का नियम कहा जाता है और सैड-जेप का नियम सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल के निर्जलीकरण में फॉलो होता है या उपयोग में लाया जाता है। तो हम एक उदाहरण देखते हैं। 2-ब्यूटिलीन के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, देखिएगा पहले सूत्र लिख लेते हैं। ये हमने लिया 2-ब्यूटिल एल्कोहल लेते हैं, ब्यूटेनॉल लेते हैं, 2-ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4। दूसरे नंबर के कार्बन पर हम एल्कोहल जोड़ेंगे। ये देखिए 2-ब्यूटेनॉल, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एलुमिना की उपस्थिति में या थोरिया की उपस्थिति में 1:1 तनु H2SO4 लेते हैं और इसका अनुपात होता है 1:1 इस ब्यूटेनॉल या एल्कोहल के साथ। तो 1 भाग एल्कोहल लेंगे, 1 भाग तनु H2SO4 लेंगे और या तो हम एलुमिना लेंगे या फिर थोरिया लेंगे और आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। इसमें तो हम सैड-जेप का जो नियम फॉलो होता है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन परमाणु जिसमें कि हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो, उसे हम उपयोग में लाते हैं। तो देखिएगा इस उदाहरण को 2-ब्यूटेनॉल है, इसमें यहाँ देखें इसमें तो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है एल्कोहल, तो इस कार्बन से हम हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। यहाँ देखते हैं इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन हैं और इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन हैं। यहाँ देखते हैं सबसे कम हाइड्रोजन इसी में है, तो इस हाइड्रोजन को हम निकालेंगे। यहाँ पर निर्जलीकरण की क्रिया होगी और निर्जलीकरण की क्रिया इसमें हुई। अब देखिएगा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड में लगा दी थी, ब्यूटेनॉल है ये। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं और इस 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इस हाइड्रोजन में, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन हैं, सबसे कम है। सैड-जेप के नियम के अनुसार इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। ये टू ब्यूटीन हमको प्राप्त हो रहा है और पानी के अणु इसमें बाहर निकल रहे हैं। इस अभिक्रिया को एक बार फिर से देखिए। ये ब्यूटेनॉल की संरचना में मैंने बॉन्ड लगा दिया था, सॉरी गलती हो गई थी। अब देखिएगा यह है 2-ब्यूटेनॉल की संरचना और इसमें सैड-जेप का नियम फॉलो होता है और सैड-जेप के नियम के अनुसार हम ये देखते हैं कि ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो उसे हम इसमें उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और इसमें हमको 2-ब्यूटिलीन प्राप्त हुआ। इस तरह से इस अभिक्रिया में हमने देखा कि निर्जलीकरण की अभिक्रिया में विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक हमने देखे और जो क्रम था तृतीयक एल्कोहल में सबसे अधिक क्रिया होती है निर्जलीकरण की, उसके पश्चात द्वितीयक एल्कोहल में और सबसे कम प्राथमिक एल्कोहल में होता है। और आगे की अभिक्रिया को हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।